नमस्कार, सूत्रकार समाचार में आपका स्वागत है। अहम खबरों के साथ मैं हूं स्निग्धा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में मंगलवार को 20 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मुलाकात करने वाला है, जिसमें राज्य से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। वहीं इस मुलाकात को लेकर बीजेपी के नेता बाबूलाल मरांडी का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के सभी दलों के वरीय नेताओं और निर्दलीय विधायकों को पत्र लिखा है। इस पत्र के माध्यम से उन्होंने राज्य के लोगों को उनका हक और अधिकार दिलाने के लिए राज्यपाल से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में शामिल होने का आग्रह किया है। हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड में विभिन्न पदों और सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण विधेयक 2022 और झारखंड में स्थानीय नीति सहित कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को भेजने का अनुरोध करने के लिए राज्यपाल से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में शामिल हो, ताकि उपरोक्त विधेयक को शीघ्र कानून का रूप मिल सके। आपको बता दें, राज्यपाल द्वारा मंगलवार को 3 बजे मिलने का समय दिया गया है। हालांकि सीएम के नेतृत्व में राज्यपाल रमेश बैस से प्रतिनिधिमंडल से मिलने की बात पर बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार को लेकर क्या कहा, देखिए। अरे सरकार के साथ मैंने यहाँ करने के लिए, वो तो कहाँ भेजने की बात कर रहे हैं, गवर्नर को कह रहे हैं, पार्लियामेंट क्या कहते हैं, केंद्र सरकार को भेजो। भाई राज्य सरकार का जो मामला है तो राज्य सरकार यहाँ काम करे ना। अब केंद्र सरकार को भेज करके क्या कहना चाहते हैं कि कल उसका न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, इसका क्या गारंटी है? हमने कहा कि 2007 का मैंने आपको उल्लेख किया, और अभी भी मैंने आपको कहा कि कॉलेजियम को लेकर के जो पिछले दिनों जो हो रही है तो हम सब लोगों के सामने है। तो भाई हम ऐसी रास्ता क्यों अपनावे जहां झारखंड के बच्चों का भविष्य और अंधकार के रास्ते में हम क्यों धकेल दें? मंगलवार को झारखंड विधानसभा का दूसरा दिन है और इसी के साथ सदन पर विपक्ष का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। जी हां, विधायकों ने फिल्मी गीत गाकर जताया हेमंत सरकार का विरोध। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भाजपा के विधायकों ने विधानसभा के मुख्य द्वार पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा गीत गाकर सीएम और सरकार का विरोध जताया। बीजेपी के विधायकों का कहना था कि सरकार ने युवाओं और बेरोजगार का भविष्य अंधकार में रखा है। नियोजन नीति बनाने वाली हेमंत सरकार। वहीं कर्नाटक विधानसभा का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा, जहां स्वतंत्रता सेनानी वीडी सावरकर की तस्वीर लगाने का मामला तूल पकड़ता नजर आया। कर्नाटक विधानसभा में प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी वीडी सावरकर की तस्वीर लगाए जाने के बाद देश में राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। वीडी सावरकर की तस्वीर का अनावरण किए जाने के बाद विपक्ष के नेता सिद्धारमैया के नेतृत्व में कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। ज्ञात हो कि कर्नाटक विधानसभा का शीतकालीन सत्र का पहला दिन सोमवार को विवादित स्थल बेलगावी के सुवर्ण विधान सौधा में शुरू हुआ। सूत्रों के अनुसार कर्नाटक विधानसभा में वीर सावरकर की तस्वीर का अनावरण करने को लेकर बसवराज बोम्मई सरकार के फैसले के खिलाफ राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता सिद्धारमैया समेत कांग्रेस के कई विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया। सिद्धारमैया ने विधानसभा अध्यक्ष को लिखे पत्र में महर्षि वाल्मीकि, बासवना, कनकदास, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल और अन्य महापुरुषों की भी तस्वीर लगाने की मांग की। इस बीच कर्नाटक विधानसभा में वीर सावरकर की तस्वीर लगाए जाने के खिलाफ विपक्ष के विरोध प्रदर्शन पर दिल्ली में सांसद भवन के बाहर केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि वैचारिक मतभेद होना चाहिए, लेकिन सावरकर एवं स्वतंत्रता सेनानी है, वीर सावरकर की तस्वीर लगाने से उनको दुख हुआ। सिद्धारमैया से पूछिए कि वहां पर किसका पोस्टर लगाया जाना चाहिए, दाऊद इब्राहिम का? उनकी समस्या तुष्टीकरण की राजनीति है, जिसके कारण आज देश इस स्थिति में पहुंचा है। वहीं मिशन 2024 की तैयारियों में भाजपा जुट चुकी है। इस बार इस रेस में कई दिग्गज अपनी ताकत झोंकते नजर आने वाले हैं। वहीं मिशन 2024 को लेकर भाजपा ने अपनी रणनीति भी शुरू कर दी है। एक रिपोर्ट। भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनावों में जीत के लिहाज से कठिन मानी जाने वाली लोकसभा सीटों की संख्या 144 से बढ़ाकर 160 कर दिया है। इसमें निर्वाचन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा बिहार से संबंधित है। क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के साथ गठबंधन टूटने के बाद अधिकांश निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा अपने बूते चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इन सीटों पर पार्टी के अभियान और रणनीति का नेतृत्व करने वाले भाजपा के संगठनात्मक नेताओं ने सोमवार को पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात किया।
नेताओं ने अब तक की कवायद का जायजा भी लिया और भविष्य के रोड मैप पर भी चर्चा हुई। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को देश के विभिन्न राज्यों की इन कठिन सीटों पर अधिकांश में हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि भाजपा ने ऐसी सीट की जो नई सूची तैयार की है उसमें कुछ ऐसे निर्वाचन क्षेत्र भी शामिल है जहां पार्टी ने जीत दर्ज की थी, क्योंकि पार्टी का मानना है कि ये क्षेत्र स्थानीय, सामाजिक और राजनीतिक कारकों के कारण एक चुनौती बने हुए हैं। ऐसे निर्वाचन क्षेत्र की सूची में हरियाणा का रोहतक और उत्तर प्रदेश के बागपत जैसे सीट भी शामिल हैं। भाजपा ने इन सीटों पर जीत दर्ज की थी। सूत्रों ने बताया कि बिहार की बैठक 21 और 22 दिसंबर को प्रस्तावित है, जबकि हैदराबाद में 28 और 29 दिसंबर को बैठक होने की संभावना है। नड्डा के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकों को संबोधित करने की उम्मीद भी जताई जा रही है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जेडीयू ने बिहार में 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। भाजपा ने इन सभी सीट पर जीत दर्ज की थी, जबकि जदयू को भी एक निर्वाचन क्षेत्र को छोड़कर शेष सभी सीट पर जीत मिली थी। शेष 6 सीट पर भाजपा की एक अन्य सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी ने जीत दर्ज की थी। भाजपा अपने संगठनात्मक तंत्र का विस्तार करने और इन 160 सीट पर अपने मतदाताओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए काम कर रही है। इसने इस कवायद में बड़ी संख्या में केंद्र मंत्रियों को शामिल करने का मसौदा भी तैयार किया है। पार्टी के शीर्ष नेता नियमित रूप से इन सीटों पर पार्टी की गतिविधियों की समीक्षा भी करते हैं। भाजपा ने 2019 के चुनावों में मुश्किल सीट की इसी तरह की सूची तैयार की थी और बड़ी संख्या में उसमें जीत भी हासिल की थी। भाजपा ने साल 2019 में 543 सदस्यीय लोकसभा में 303 सीट जीती थी, जबकि 2014 में उन्हें 282 सीट पर ही जीत मिली थी। अब देखने वाली बात होगी कि क्या भाजपा एक बार फिर लोकसभा में अपनी धमक बरकरार रखने में सफल हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार। इधर रांची के टैगोर हिल में अवैध निर्माण का काम धड़ल्ले से जारी है, जिसे लेकर राजस्व उप निरीक्षक और अंचल निरीक्षक ने डीसी राहुल कुमार सिन्हा को जांच के रिपोर्ट सौंपे हैं। ऐतिहासिक टैगोर हिल पर अवैध निर्माण से संबंधित जांच रिपोर्ट राजस्व उप निरीक्षक और अंचल निरीक्षक ने डीसी राहुल कुमार सिन्हा को सौंप दिया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि टैगोर हिल की भूमि मोराबादी MS प्लॉट संख्या 42, 43, 44 एवं 54 में खतियान सुरेंद्र ठाकुर पिता सत्येंद्र नाथ ठाकुर के नाम दर्ज है। प्लॉट 42 में पहाड़ कोचा का रकबा 429 कड़ी है। वहीं प्लॉट संख्या 43 पहाड़ी का रकबा 10 कड़ी प्लांट 44 पहाड़ कोचा रकबा 7.63 कड़ी और प्लॉट 54 पहाड़ी का रकबा 11.959 कड़ी है। जांच और स्थल निरीक्षण में पाया गया कि प्लॉट संख्या 54 में लगभग 11.54 डेसिमल पर घेराव किया गया है। वहीं लगभग 6 से 7 डेसिमल हिस्से के पत्थर को लगभग 10 फीट तक काटकर समतल किया गया है। इधर लोगों द्वारा तरह तरह के दस्तावेज प्रस्तुत करने से संशय की स्थिति बनी हुई है। वहीं अंचल अधिकारी के अनुसार निर्माण कार्य करा रहे लोगों ने खरीदारी दस्तावेज रजिस्ट्री का पट्टा प्रस्तुत किया है, जिसके माध्यम से बताया गया है कि प्लॉट संख्या 42, 44 और 54 में से 14 कट्ठा 12 छटाक भूमि खरीदी गई है। वहीं रजिस्ट्री पट्टा 3506 प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा प्लॉट 4, 5, 41, 42, 44, 45, 54 और 3 से 13 बीघा जमीन युक्ता पूर्णिमा टैगोर और सुप्रिया टैगोर और मैत्री टैगोर से खरीदा है। तत्काल खरीदारों ने जमाबंदी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं। इसके अलावा स्थानीय लोगों ने पट्टा संख्या 10,685 भी प्रस्तुत किया है, जिसमें प्लॉट संख्या 54, 55, 56 और 58 की 8 एकड़ भूमि रांची डीसी के माध्यम से बिहार सरकार को दान के रूप में दी है। इसके अलावा प्लॉट संख्या 42 और 44 में रहने वाले 20 लोगों ने जमाबंदी भी दिखाई है, जिसमें 25 से 30 दुकानें बनी हुई है। ऐसे में सीओ को प्रस्तुत किए गए दस्तावेज और जमाबंदी के रहती की विस्तृत जांच की अनुमति देने की मांग की है। शीघ्र ही संज्ञान लेते हुए अवैध खनन और अतिक्रमण कार्यों पर नकेल नहीं कसा जाता है तो आने वाले दिनों में झारखंड में पहाड़ इतिहास बनकर रह जाएगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार, रांची। वहीं गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने और नदी को एक बार फिर से जीवित करने के उद्देश्य से नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत की गई थी। इस परियोजना में क्या कुछ खास किया गया और क्या लाभ मिला, आइए देखते हैं। गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने और नदी को फिर से जीवित करने के उद्देश्य को लेकर नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत की गई। ये परियोजना गंगा नदी के किनारे बसे 15 शहरों और 132 गांवों से निकलने वाले कूड़ा करकट से लेकर करोड़ों लीटर सीवरेज ने गंगा को मैला कर दिया है, जिसे देखते हुए साल 2017 में उत्तराखंड में गंगा की निर्मलता के लिए ये कोशिश शुरू हुई और फिलहाल 65 प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गंगा नदी की सफाई के लिए बजट को 4 गुना करते हुए 2019 और 2020 तक नदी की सफाई पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने की केंद्र की प्रस्तावित कार्य योजना को मंजूरी दे दी। हालांकि अगर इस परियोजना की बात की जाए तो गंगा संरक्षण और गंगा को साफ करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए इस परियोजना में सभी की भागीदारी बढ़ाने के साथ राज्य स्तर पर निगरानी तंत्र को बेहतर करने का भी प्रयास किया गया। नमामि गंगे परियोजना 231 जगहों पर चली, जो कि गंगोत्री से शुरू होकर उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, बिहार और बंगाल के विभिन्न जगहों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें पुराने घाटों का जीर्णोद्धार किया गया, नए घाट, चेंजिंग रूम, शौचालय, बैठने की जगह, ऑक्सीडेशन प्लांट, बायोरेमेडिएशन की शुरुआत की गई, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण, गंगा से लगे शहरों में एसटीपी का निर्माण, गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे पौधारोपण, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का निर्माण और गंगा के किनारे पेड़ लगाए गए। इसके अलावा खान घाट और शमशान घाटों का निर्माण किया गया। गंगा में गिरने वाले गंदे नालों की टैपिंग की गई। अगर नमामि गंगे परियोजनाओं की लाभ की बात की जाए तो 32 परियोजनाओं में से 871.74 करोड़ की कुल लागत वाली 20 परियोजनाएं शिविर की स्वच्छता तथा उत्तराखंड के विभिन्न भागों में सफाई कार्यों का निर्माण हुआ। ये परियोजना हरिद्वार में लागू की गई, जिसकी कुल लागत 414.20 करोड़ रुपए है। इसके अलावा उत्तराकाशी, मुनिकीरेती, कृतिनगर, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, बद्रीनाथ, जोशीमठ, चमोली, नंदप्रयाग और कर्णप्रयाग में सिविल स्वच्छता परियोजना का भी लाभ मिला। और इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए सूत्रकार के साथ। जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं अहम खबरों के साथ। नमस्कार।